यहाँ पे देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 है। हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इसके पहले वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में पार्ट नंबर 1 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने गेन की थी। आज हमको पढ़ना है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एग्जैक्टली भाई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इस एलिमेंट में, ठीक है। फिजिकल है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16, 17 एंड 18। मतलब जो ग्रुप 16 है, 17 है और 18 है, इसकी हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो यही हमें आज पढ़ना है। अब देखो, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो मैंने उसी में से क्वेश्चन उठा के डाल दिया है आपके सामने, मतलब उसी में से आपको मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो आप एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करना और ये 7.4 टॉपिक लॉन्च करो, ओपन करो फिलहाल, ठीक है। और फिर आप देखना तो वहां पे आपको यही चीज दी होगी जिसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में कर दिया है। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है कि जब पढ़ना तो भाई वही चीज है, तो क्यों ना क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ लो। तो सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ना, बट जितना पॉसिबल है उतना तो मैंने आपको बताया है भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बताओ, किसका, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखो अब मतलब पीरियोडिक ट्रेंड में सिर्फ यही बताना है आप लोगों को कि ग्रुप नंबर 16 और 17 में हम ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, हमें यही जानना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो इसको फटाफट समझ लेते हैं माय डियर, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियोडिक एटॉमिक और आयोनिक रेडियस हमेशा पीरियड के अक्रॉस में डिक्रीज होता है। आपको रीजन बताना चाहूंगा, एक बात ध्यान देना, हमने चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट साइंस 1 का क्लास 10th में पढ़ा था। अभी भी देखो गाइस मैंने एक वीडियो डाल रखी है एटॉमिक रेडियस की, प्लीज जाना और उसे वॉच कर लेना एक बार यार, प्लीज उसे वॉच कर लेना, ठीक है। आप ढूंढ लो साइंस क्लास 10th की, अभी नई वीडियो मैंने डाली है, ठीक है। तो उस वीडियो को जिसमें एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है उसे प्लीज एक बार वॉच कर लेना, ऐसा खतरनाक तरीके से आपको समझ जाएगा ना, तो ये आपको कभी मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी भी याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं तो किसी भी चीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो हमारी डिक्रीज होती है। अब बोलोगे ऐसा कैसे, तो यहाँ पे देख लो फटाफट, वही बोल रहा हूँ ना, रीजन आपको वही मिलेगा, मैंने अच्छे से बताया है। अब देखो अगर मान लो हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियड में, तो आप देखो पहले बोरॉन है 5वां इसका एटॉमिक नंबर है, फिर कार्बन का 6 है, फिर नाइट्रोजन का 7। मतलब व्हाट वी आर कंक्लूडिंग यार, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा मतलब एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो चाहे 16, 17 या 18 कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक और आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। समझ गया कि नहीं समझ गया अच्छे से, तो बस यही चीज थी। तो इसका अब दूसरी बात, आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्यों लेफ्ट से राइट जाने में और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बढ़ने में हमारा इस तरीके से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आते हैं, जैसे कि बोरॉन में बहुत 5 ही है, बट कार्बन में 6 आ जाएंगे, मतलब बाहर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट में, तो वहीं नाइट्रोजन में 5 आएंगे, तो वहीं ऑक्सीजन में 6 आ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो जैसे कि देखो बोरॉन में 2,3 रहेगा, तो वहीं कार्बन में हमारा कितना रहेगा, कार्बन में 2,4 रहेगा, तो वहीं ऑक्सीजन में कितना रहेगा, 2,6 रहेगा, नाइट्रोजन में कितना, अच्छा चलो फ्लोरीन में कितना रहेगा, 2,7 रहेगा। तो देखो ना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आप ही बताओ न्यूक्लियस की जो एबिलिटी है, न्यूक्लियर का जो चार्ज है ये भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये भी इंक्रीज होगा। सो वही आगे का पॉइंट लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर चार्जेस, तो जो न्यूक्लियर का चार्ज है उस वो हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और ग्रुप नंबर 17 जिसमें हेलोजन रहते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इनकी सबसे मतलब स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होती है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, मतलब जितने भी पूरे पीरियड में जितने भी सभी के मतलब एटॉमिक रेडियस रहेगा तो हेलोजन का सबसे कम होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और इनके पास ज्यादा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन ही देख लो, अब उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी आपको किसी में भी जल्दी 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं,
मतलब जो ग्रुप नंबर 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 16 में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ग्रुप नंबर 15 में 7 मतलब ऐसा 5 रहेंगे, ठीक है, 14 में 4 रहेंगे, 13 में 3 रहेंगे, ऐसे 18 में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है, जो कि 18 ग्रुप के होते हैं, उनको छोड़ करके जिसमें सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है उसका ज्यादा रहता है, इसके लिए तो एटॉम का रेडियस छोटा हो जाता है, ठीक है, जो रेडियस है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, एटम का। ये बात आपको ध्यान रखनी, बस वही बात यहाँ पे समझाई हुई है और कुछ नहीं, वही मैंने आपको बता दी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली shows a lower values of first ionization enthalpy compared to element of a corresponding period of group 15। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये वर्ड का मतलब समझते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी सेम चीज दी हुई है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और 281 इसका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा Na+। क्या बन गया ये Na+। अब बताओ Na और Na+ में क्या डिफरेंस है? तो Na एक नॉर्मल एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है, और Na+ एक स्टेबल कह सकते हो, बट एक ये कटायन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। समझ गया? ये बात आपको समझ के रखनी, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कटायन है, हमारा कटायन है, ठीक है। तो देखो ये आयोनाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया इसका, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया कि नहीं कर दिया। अब कोई गेन करके नेगेटिव बन जाएगा, जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनता है, तो इसका भी आयोनाइजेशन हो गया। तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयंस या फिर चार्जेस का आ जाना किसी भी मेटल में या किसी भी नॉन मेटल में, किसी भी मतलब एलिमेंट में। और एंथैल्पी क्या होती है? हीट एनर्जी, एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब जैसे कि अब देखो सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस नहीं करेगा, हालांकि इजीली लॉस कर देता है, बट कुछ तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मतलब चाहे 0 या 0.1 अमाउंट ही दो, लेकिन थोड़ी एनर्जी तो देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो सोडियम थोड़ी बहुत एनर्जी तो हीट एनर्जी लेगा ही लेगा, तभी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और वैसे ही क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लॉस करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है तो वो एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनर्जी को लॉस कर देगा। समझ गया? तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब ग्रुप 17 और 15 मतलब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं ग्रुप 15 में क्या था, देख लो अच्छे से यहाँ पे समझ लेना। ग्रुप 15, अच्छा ग्रुप 15 इधर है, देखो ग्रुप 15 इधर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एस्टेटिन वाला है, आर्सेनिक वाला। तो ग्रुप 15 में देख लो यहाँ पे अच्छे से क्या था कि ग्रुप 15 में जितने भी मतलब एलिमेंट्स है वो ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है और हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। अभी पी ऑर्बिटल की बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारे पी ऑर्बिटल में 3 इस तरीके के मतलब सब ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि इस तरीके से फील्ड होना चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन अंदर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते तो फिर प्रॉब्लम होती है, उसे हम हाफ फील्ड कहते हैं। जैसे कि 15 में अब देखो जैसे 15 वाला आ गया, तो अब आप 15 में क्या कहोगे, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इंड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो 2 आ गए यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ गए, बाकी तो फिर देखो ये भी कुछ नहीं, इसमें भी और इसमें भी एक कुछ नहीं, एक और आना चाहिए था ना, तो ये हाफ फील्ड है। समझ गया? तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है ये हमारा हाफ फील्ड होता है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। और उसी तरीके से जो हमारा एनर्जी है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रॉन इसके पास हाफ फील्ड है, कम है, और निकालोगे तो फिर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अब देखो, बट अगर हम यहाँ पे इस ग्रुप 16 की बात करें तो देखो ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 रहेंगे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ गया? मतलब कि एज कंपेयर टू 15 में जितने 3 ही थे, तो भाई 16 वाले में तो 4 है ना, तो इजिली एक इलेक्ट्रॉन दे भाई, जिसके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर जिसके पास कम था उससे कोई, अगर जिसके जो गरीब है अगर उससे 10 रुपए मांगोगे तो वो नहीं दे पाएगा, लेना होगा अगर आपको उससे तो छीनना पड़ेगा, मारोगे उसको तभी देगा। लेकिन अमीर आदमी आराम से देगा, भाई ले जा 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता है ना। तो वही बात है यहाँ पर भी, ग्रुप 16 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसीलिए एज कंपेयर टू ग्रुप 15 ग्रुप 16 का जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो लोअर होता है। समझ, कम हीट हमें देनी पड़ती है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए, आयोनाइजेशन करने के लिए। ये बातें आपको समझ के रखनी थी, ठीक है। यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो ग्रुप 16 हो, 17 हो, 18 हो, भाई
इनकी हाई होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब चाहे 16 की बात करो, 17 की बात करो, 18 की बात करो, इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब जैसे कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये एक और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आएगा जिसमें हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर एक निकालने का है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे बाहर निकालना है तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। कभी भी अगर हम ग्रुप 16 या 17 या 18 के एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तभी ना उसके ऊपर आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा या मान लो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है तो भी। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर होता है। आप उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाओगे तो क्या वो जल्दी निकालेगा? नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। समझ गया? अब जैसे क्लोरीन ही है भाई, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने में विश्वास रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी ना क्लोरीन 1 क्लोरीन माइनस बनता है। अब आप उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाओगे तो भाई क्यों निकालेगा वो, आप ही बताओ जरा। ठीक है, तो उसीलिए अगर आपको जबरदस्ती करवाना ही है तो फिर वो क्या करेगा, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो आपका फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हीट होता है तो वो आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500, 1000 इतना भी आपको देना पड़ सकता है और इतनी हीट बहुत ज्यादा हीट होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कभी भी डिक्रीज होती है अगर हम किसी भी ग्रुप में, अगर हम ग्रुप में ये 16 ये 17 18 ग्रुप है, ग्रुप में अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्यों डिक्रीज होती है। अब आपको इसका मतलब भी आपको बताता हूं। देखो जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप ही बताओ, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका सल्फर है। अब ऑक्सीजन में बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर में यहाँ पे 16, मतलब इसमें भी बाहर 6 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर का स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा ना। अब देखो जब सल्फर का स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है और तो हम कहीं हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अगर मैं ऑक्सीजन से निकालूं तो न्यूक्लियस का ज्यादा पास में रहेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बहुत तेज उसको अट्रैक्ट करके रखता है, तो मैं इसे बाहर निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, बट वहीं अगर सल्फर की बात करूं तो सल्फर में ज्यादा बड़ा एटम बनेगा, बड़ा स्ट्रक्चर है तो बड़ा एटम बनेगा ना। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी पहुंच वहां तक होती नहीं है और इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि एटॉमिक साइज हमारा बहुत बड़ा बढ़ जाता है, तो हमारे न्यूक्लियस की पावर घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम इजीली थोड़ी सी भी अगर हीट दे दें एंथैल्पी तो हमारा जो मतलब एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। इसीलिए हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है इन दी ग्रुप 16 17 और 18 किसी में भी। समझ गया, ये बात आपको समझ के रखनी है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो मतलब कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे अगर मैं टिलेरियम, आयोडीन या जेनॉन इनकी बात करूं तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम रहेगी। समझ गया, बहुत कम का मतलब है कि बहुत कम हीट देने से ही ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। समझ गया, तो यही बात आपको समझनी है। बट वहीं अगर मैं पीरियड में बात करूं तो पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने की वजह यही है कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। तो यही बातें आपको सब समझ के रखनी है, इतनी सी बात आप याद रखो। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ग्रुप में अगर मान लो ऑक्सीजन दिया है और सल्फर दिया तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पहले आता है, सल्फर बाद में आता है, और जो जितना डाउनवर्ड जाओगे उतना उसकी एंथैल्पी कम होती है, यानी कि सल्फर की कम रहेगी, ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी। तो ऐसे आपको याद करना है ना। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ये जानो। अब देखो जैसे कि मान लो सोडियम है आपके पास और ऑक्सीजन है और आपके पास फ्लोरीन है। अब देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ऑक्सीजन का 286 है और फ्लोरीन का आपके पास 2 और 7 है। अब देखो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वही पता करके हमें मालूम पड़ता है। तो आउटर मोस्ट में सोडियम में 1 है, ऑक्सीजन में 6 है और फ्लोरीन में यहाँ पे 7 है। तो सबसे ज्यादा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन हमारा सोडियम। सोडियम तो मेटल है और मेटल कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहते हैं, तो आप इसको याद रखना। बट ऑक्सीजन हमारा गैस है जो कि नॉन मेटल का काम करता है, और फ्लोरीन तो भाई हेलोजन ही है, और हम दुनिया जानती है कि हेलोजन हमेशा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूं तो ये हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है, मतलब डिक्रीज होती है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। चलो ये आपको मतलब अच्छे समझना, मतलब फ्लोरीन का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा रहेगा, बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन कम रहेगी। और दुनिया जानती है कि फ्लोरीन हमारा सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इस दुनिया में होता है।
ठीक है, चलो ये बात आपको समझना है। तो सबसे तेज और सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद अगर कोई है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नेक्स्ट टू दी फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं हेलोजन में बात करूं तो हेलोजन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनमें आप किसी का भी चेक कर लो, लास्ट के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसमें से फ्लोरीन तो भैया बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये आप जान चुके हो, एमसीक्यू में आएगा तो बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ही मतलब एक एनर्जी, एंथैल्पी मतलब हीट, ठीक है, पावर। ठीक है, तो कोई कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है, वही हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। मतलब कि अब आपको समझना है, देखो ध्यान से, जैसे कि क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारा क्लोरीन गेन करता है तो कुछ ना कुछ हीट तो बाहर लॉस करेगा ही। ठीक है, तो वही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। जैसे कि देखो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एंथैल्पी यानी हीट कितनी है वही हमें चेक करना है। तो ग्रुप नंबर अगर मैं 17 और 16 की बात करूं, 16-17 की, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो भी हमारी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, और लेस निगेटिव, मतलब कि बिकम लेस निगेटिव, बहुत कम निगेटिव बन जाती है डाउन टू द ग्रुप। अगर हम नीचे जाते हैं नीचे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखना, मतलब जितना नीचे जाओगे तो लेस निगेटिव बनते जाएगी, मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव बनते जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव बनते जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, जैसे जैसे हम ज्यादा नीचे जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव बनते जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव रहेगी। अब आप बोलोगे ये निगेटिव गेन एंथैल्पी और पॉजिटिव गेन एंथैल्पी क्या होता है भाई? देखो अब मान लो क्लोरीन है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये स्टेबल बनता है। हमने देखा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, एक गेन करेगा तो ये स्टेबल बन जाता है ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मैंने अभी भी बताया था कि वो हीट को लॉस करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हीट लॉस करेगा। और भाई जब क्लोरीन में से हीट बाहर जा रही है तो ये क्या हो रहा है, ये निगेटिविटी आएगी, मतलब निगेटिव डायरेक्शन शो करता है कि हमारी जो हीट है किसी एलिमेंट में से बाहर जा रही है, यानी कि क्लोरीन हमारे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लिया तो हीट उसने लॉस कर दिया, वही हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हीट लॉस किया, समझ गया। बट कैसी है, ये निगेटिव है क्योंकि उसने हीट लॉस किया है। बट कुछ जैसे बड़े बड़े एलिमेंट जिनके बारे में हम ज्यादा स्टडी भी नहीं करते हैं, लाइक टेलोरियम, आयोडीन, एस्टाटीन, टेनेसिन एंड लिवरमोरियम, क्या क्या इनका तो नहीं आया, एग्जाम में भी नहीं आता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब पॉजिटिव इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी गेन करेंगे लेकिन हीट भी गेन करेंगे, समझ गया, ये हीट लॉस नहीं करते हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा समझ के रखनी है, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको मिल जाएगी। बट फिर भी 16 में अगर बात करूं तो ऑक्सीजन के पास बहुत लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इस तरीके से समझना। ठीक है, और ग्रुप 17 में जैसे फ्लोरीन हो गया तो इसके पास भी लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ग्रुप 18 में तो ये भाई नोबल गैसेस है, इनको कोई टेंडेंसी ही नहीं होती है इलेक्ट्रॉन ना देने से मतलब ना लेने से मतलब, क्योंकि ये भाई स्टेबल है। दुनिया में जो स्टेबल होता है, दो ही लोग स्टेबल दुनिया में माने जाते हैं, एक जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, दूसरी बात एक जिसके पास ज्यादा मनी है। बाकी आज के समय में तो कोई रिलेशंस को कुछ मानता ही नहीं है। ठीक है, मतलब दुनिया में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है मनी और एक है आपके पास नॉलेज। अगर ये दो चीजें हैं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। और क्योंकि देखो मैं, आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, आप ये गलत सिखा रहे हो, ये गलत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास मनी हो के भी आप गायब कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास मनी भी है तो फिर अगर उसको संभालने जानते हो तो अच्छा खासा तुम स्टेबल बन सकते हो भाई। जो चाहिए तुमको वो तो तुमको मिल ही जाएगा। ठीक है, वो तो फिर बाद की बात है कि तुम्हारे पास रिलेशंस अच्छे होंगे, फिर तुम ये करो वो करो, वो ठीक है, अच्छी बात है। बस एक ही बात करना हमेशा कि कितना भी इंटेलिजेंट बन जाना और कितने भी मतलब मनी वाले बन जाना, बस इतना कोशिश करना कि बस एक बार किसी के फेस में हैप्पीनेस ला के दिखाना, बस हो गया। इतनी ही बस ट्राई करने का, और कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। सबसे आसान बात तो दुनिया में किसी को हंसाना ही होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है।